नमस्कार छात्रों। प्रश्न पत्र क्रमांक 8 सत्र क्रमांक 4 इसमें व्यावसायिक वर्ग अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारा 8वां जो टॉपिक है मशीनी अनुवाद अथवा इसको यांत्रिकी अनुवाद कहते हैं, तो उसकी चर्चा हमने शुरू की है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने अपनी तरफ से सामान्य तौर पर मशीनी अनुवाद क्या है उसको विश्लेषित करने की कोशिश की है। साथ ही साथ अब इस लेक्चर में हम विद्वानों के माध्यम से या विद्वानों के चिंतन के माध्यम से वहाँ पे किताबों में जो यांत्रिक अनुवाद या मशीनी अनुवाद के संदर्भ में जो भी कुछ बातें लिखी गई है उसकी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। देखिए, हमने ये भी कहा है कि मशीनी अनुवाद को ही यांत्रिक अनुवाद कहा जाता है। तो विद्वानों के चिंतन से मशीनी अनुवाद क्या है, तो इस प्रकार है। देखिए, अनुवाद का क्षेत्र उत्तरोत्तर व्यापक होता जा रहा है। मतलब दिन ब दिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे अनुवाद का क्षेत्र भी जो है बढ़ता जा रहा है। इस क्षेत्र में नवीन सुधार जारी है। मतलब ये जो अनुवाद का क्षेत्र है ये आए हुए तकनीक के आधार पर, आए हुए टेक्नोलॉजी के आधार पर उसमें सुधार जो है हमेशा या अथवा निरंतर हो रहा है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात यंत्र द्वारा अनुवाद करने की कल्पना सामने आई। अब थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो हमारा जो विश्व का दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो उस दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो है यंत्र के द्वारा अनुवाद करने की बात जो है या कल्पना जो है सामने आई है। इससे अनुवाद के क्षेत्र में मानो क्रांति सी आ गई। अर्थात दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मशीनी अनुवाद की कल्पना वहाँ पे की गई, और जब ये वास्तव में कल्पना आ गई तो वहाँ पे एक प्रकार से मान लीजिएगा कि अनुवाद के क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के तत्काल बाद यूरोप में यांत्रिक अनुवाद, मशीनी अनुवाद जो है आरंभ हुआ है। मतलब जैसे द्वितीय महायुद्ध, विश्व महायुद्ध जो है समाप्त हुआ, वहाँ पे यूरोप में जो है मशीनी अनुवाद जो है तुरंत वहाँ पे शुरू हुआ। इसका सबसे पहला प्रयोग सेना से संबंधित सूचनाओं का अनुवाद करने के लिए किया गया। मशीनी अनुवाद की जो प्रारंभिक जो भी शुरुआत हुई है वो शुरुआत जो है सैनिकों अथवा सेना से संबंधित जितनी भी सामग्री है उस सामग्री का अनुवाद या उन सूचनाओं को अनुवादित करने का प्रयास जो है मशीनी अनुवाद के जरिए होने लगा। यह अनुवाद कुछ ही वाक्यों का था और सफल हो गया। मतलब सेना के लिए जो भी सूचनाएं दी जाती है वो सूचनाएं संक्षेप में होती है, सीमित वाक्यों में होती है। तो वहाँ पे मशीन के जरिए जो अनुवाद किया जाने की जो मतलब प्रक्रिया शुरू हुई थी वो छोटे छोटे वाक्य होने के कारण और सीमित सामग्री होने के कारण वो अनुवाद जो है कुछ हद तक सफल भी हुआ। यही से अनुवाद के लिए कंप्यूटर के प्रयोग की व्यवहार्य पद्धतियों की खोज आरंभ हो गई। मतलब जब देखा गया कि सेना की सूचनाएं देने के लिए मशीन के माध्यम से अनुवाद किया जा सकता है और ये जब उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दी, तब विद्वानों ने जो है उसे कंप्यूटर के प्रयोग के माध्यम से अनुवाद करने की पद्धति या जो है खोजना आरंभ किया। अर्थात वैज्ञानिकों ने ये भी शुरू किया कि अगर मशीन अनुवाद कर सकता है तो कंप्यूटर के जरिए भी अनुवाद हो सकता है। तो वैज्ञानिकों की जो खोज जो है वहाँ पे आरंभ हो गई है। यांत्रिक अनुवाद का क्षेत्र केवल सेना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापार, वाणिज्य, तकनीकी आदि क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग होने लगा है। जब विद्वानों के जरिए टेक्नोलॉजी के बल पर अनुवाद जो है कंप्यूटर के जरिए होने लगा, तब यह क्षेत्र, अनुवाद का क्षेत्र जो है मशीनी अनुवाद का क्षेत्र केवल सेना तक ही सीमित न रहते हुए व्यापार, वाणिज्य, तकनीकी आदि क्षेत्रों में इसका अनुवाद जो है या होने लगा है या इसका प्रयोग होने लगा है। जापान, जर्मनी, डेनमार्क जैसे देश जो बहुत बड़े निर्यातक है, निर्यातक मतलब वस्तुएं भेजने वाले, लेकिन जिनकी भाषा दुनिया भर में बोली नहीं जाती है, अपने उत्पाद की उपादेयता सिद्ध करने के लिए अनुवाद का ही सहारा लेने लगे। अर्थात जर्मनी, जापान, डेनमार्क ये विकसित राष्ट्र है और उन विकसित राष्ट्रों में जो भी उत्पादित वस्तुएं जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने के लिए वहाँ पे उनको उन वस्तुओं को
ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए अनुवाद की आवश्यकता महसूस हो गई, क्योंकि जापान, जर्मनी और डेनमार्क की जो भाषा है वो दुनिया भर के लोग नहीं जानते थे। तो उनकी वस्तुओं को अगर दुनिया में बेचना है, दुनिया के बाजार में उतारना है, तो उसके लिए अनुवाद उनके लिए बेहद जरूरी लगने लगा। तो उन्होंने क्या किया देखिएगा, इन देशों के लिए विश्व बाजार में अनुवाद के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मतलब विश्व बाजार या विश्व स्तर पर जब वस्तुएं उत्पादित करके बेची जा रही है, तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के देशों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, तो उनकी अपनी भाषा में ग्राहकों तक वो वस्तु पहुंचनी चाहिए। तो वहाँ पे अनुवाद की आवश्यकता महसूस होने लगी। इन उत्पादकों को लेकर जो लेखन किया जाता था, उसे अनुवाद में गति व एकरूपता अपेक्षित थी। इसके लिए सर्वाधिक सुलभ विकल्प यांत्रिक अनुवाद सिद्ध हुआ। मतलब जिस उद्देश्य से अनुवाद की कल्पना की जा रही थी या जिस उद्देश्य से अनुवाद की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, वह काम ऐसा था कि वहां पे गतिशीलता चाहिए थी, एकरूपता चाहिए थी, और वह एकरूपता और गतिशीलता जो है मनुष्य के द्वारा अनुवाद करने पर नहीं मिल पा रही थी। तो उसके लिए उन सभी क्षेत्रों में या व्यापार के क्षेत्र में जो है कंप्यूटर आधारित या मशीन आधारित अनुवाद को अपनाया गया, और यांत्रिक अनुवाद की कल्पना जो है या उसका विकल्प जो है वहां पे ढूंढा गया। मानव द्वारा किए गए अनुवाद में गति और एकरूपता की संभावना कंप्यूटर की तुलना में कम ही रहती है। अर्थात मनुष्य की अपनी एक मर्यादा है, मनुष्य सीमित क्षमता के आधार पर ही वहाँ पे अनुवाद कर सकता है, लेकिन जो भी अनुवाद करेगा वो सबके लिए समान या सबके द्वारा किया हुआ अनुवाद एक जैसा होगा, कह नहीं सकते। इसलिए वहाँ पे अनुवादक के तौर पर मशीन को देखा गया, और मशीन की गति और एकरूपता में मनुष्य की तुलना जब की गई तो मशीन जो है वहाँ पे सफल दिखाई दे रही थी। इस दृष्टि से यांत्रिक अनुवाद लाभप्रद प्रतीत होने लगा। मतलब गति और एकरूपता के बारे में अगर विचार किया जाए तो मनुष्य की तुलना में ये मशीन के द्वारा किया गया अनुवाद जो है वो थोड़ा सा लाभप्रद प्रतीत होने लगा है। यंत्र द्वारा स्वचालित अनुवाद, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, यंत्र के माध्यम से जो भी स्वयं चलित जो अनुवाद होता है वह इसका सर्वोत्तम समाधान माना जाने लगा। मतलब व्यापार के क्षेत्र में जहाँ पे गति की आवश्यकता थी, एकरूपता की आवश्यकता थी, और ये गति और एकरूपता जो है यंत्र के माध्यम से, मशीन के माध्यम से वहाँ पे मिलती हुई दिखाई दी, और ये उस क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम साधन जो है स्वयं चलित अनुवाद, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन जो है वहाँ पे एक समाधान माना जाने लगा। स्वाभाविक है कि यांत्रिक अनुवाद के प्रति यूरोप में दृढ़ विश्वास और आशाएं व्यक्त की गई। अर्थात यूरोप में इसके बारे में काम हो रहा था, दिन ब दिन उसमें विकास किया जा रहा था, और यूरोप में इसको अपनाने के कारण जो है और विश्वास और आशाएं जो है मशीनी अनुवाद से वहाँ पे व्यक्त की जाने लगी। कई कंप्यूटर प्रणालियाँ विकसित की गई। ये बात 20वीं सदी के 6वें और 7वें दशक की है। मतलब 20वीं सदी के 6वें और 8वें दशक मतलब क्या है कि 1960 और 70 के दरमियान जो है ये मशीनी अनुवाद का प्रचलन वहाँ पे यूरोप में शुरू हुआ दिखाई देता है, और कंप्यूटर प्रणाली के आधार पर नए नए तकनीक जो है, नए नए प्रोग्राम जो है विकसित किए जाने लगे, और परिणाम ये हुआ कि मशीनी अनुवाद में वहाँ पे और अधिक सुधार आने लगे। इस सारी सोच तथा अवधारणा को धक्का पहुंचाती एक रिपोर्ट एल्पेक ने 1966 में प्रस्तुत की। इसके दरमियान एक बात हो गई कि यूरोप के ही एक विद्वान हैं, उन्होंने मशीनी अनुवाद के बारे में यूरोप जो आकर्षित हो रहा था या बहुत सारी संभावनाएं और दिशाएं मशीनी अनुवाद से वहाँ पे व्यक्त की जा रही थी, तो उसी दौरान 1966 में एल्पेक नामक एक विद्वान है, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और ये रिपोर्ट जो है मशीनी अनुवाद के लिए ब्रेक के समान वहाँ पे आ गई। देखिए कैसे इस रिपोर्ट ने मशीनी अनुवाद की खामियों को खोल कर रख दिया। मतलब मशीनी अनुवाद कुछ हद तक हम कर सकते हैं, ठीक भी हो सकता है, काम भी चल सकता है, लेकिन एल्पेक नामक विद्वान ने 1966 में जब एक रिपोर्ट सबके सामने प्रस्तुत की, तब उसमें मशीनी अनुवाद की जो गलतियां हैं, मशीनी अनुवाद की जो कमियां हैं, और मशीनी अनुवाद से क्या क्या समस्याएं निर्माण हो रही है, इसकी एक रिपोर्ट जो है वहाँ पे सामने लाई, और वहाँ से कह सकते हैं कि मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया को थोड़ा सा ब्रेक सा लग गया। यंत्रानुवाद की सीमाएं स्पष्ट करती इस रिपोर्ट ने बताया कि मानवीय भाषा बहुत ही गहन विषय है। एल्पेक नामक विद्वान ने उसमें यह दिखाया कि यांत्रिक अनुवाद या यंत्रानुवाद जो है, मशीनी अनुवाद जो है, उसकी अपनी सीमाएं हैं,
और वह सीमाएं जो है मनुष्य की भाषा की गहनता को नहीं समझ सकती या उसको परख नहीं सकती। तो इसलिए मानवीय भाषा एक गहन विषय होने के कारण जो है मशीनी अनुवाद कुछ हद तक जो काम कर सकता है लेकिन संपूर्णतः नहीं कर सकता। इस रिपोर्ट के कारण मशीनी अनुवाद जो है थोड़ा सा पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके कई सारे पहलू हैं। इस भाषा को संपूर्ण रूप से जानना, उसके अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ को जानना कई बार तो मानव के लिए ही संभव नहीं होता। मतलब मनुष्य के द्वारा प्रस्तुत होने वाली जो भाषा है और उस भाषा के माध्यम से जो अभिव्यक्त की जाने वाले शब्द है, वाक्य रचना है या भाषिक संरचना है, इसको कई बार जो है उसके अर्थ के स्तर पर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उसके अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ किसी भी शब्द के 3 अर्थ वहां पे आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत ही उच्च दर्जे की जो भाषा होती है, उस उच्च दर्जे की भाषा को मनुष्य के लिए समझना कठिन बन जाता है। तो मशीन जो है उस उच्च दर्जे की भाषा को समझने में वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाता। तो इसलिए यहाँ पे मशीनी अनुवाद को मानव की जो भाषा जो है एक गहन विषय के रूप में देखा गया और मशीनी अनुवाद का कुछ हद तक जो है वहाँ पे कम पड़ता हुआ या कम असरदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में यंत्र अर्थात कंप्यूटर द्वारा उनका अर्थ जानना, समझना और अनुवाद कर देना एक दुष्कर कार्य है। अगर शब्द के आधार पर विचार किया जाए तो अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ उन शब्दों में प्रस्तुत अभिव्यक्ति के आधार पर उस अर्थ को पकड़कर उसको जानना, समझना और अनुवाद करना जो है ये मशीन के लिए, कंप्यूटर के लिए एक दुष्कर कार्य जो है सामने आने लगा। कंप्यूटर मानवीय भाषा उतनी ही समझता है जितना एक 4 साल का बच्चा समझता है। मतलब कंप्यूटर के माध्यम से जो अनुवाद किए जाने लगे थे उन सभी कंप्यूटरों में उसी भाषा को फीड किया गया था, उसी भाषा के शब्दों को पर्याय के रूप में सेव किया गया था जो एक छोटे 4 साल के बच्चे की जो भाषा होती है उसकी उतनी ही भाषा जो है कंप्यूटर तक पहुंचाई गई थी। तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र के संशोधक, वैज्ञानिक यांत्रिक अनुवाद को संपूर्णता प्रदान करने के प्रयास से जुटे हुए हैं। मतलब एल्पेक नामक विद्वान ने मशीनी अनुवाद की जो खामियां, जो कमियां जो सबके सामने एक रिपोर्ट के सामने लाई, तो उसके कारण जो है उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि कंप्यूटर की जो भाषा होती है कंप्यूटर मनुष्य की भाषा उतनी ही समझता है कि जैसे कि 4 साल के बच्चे की भाषा होती है। तो ये कंप्यूटर अनुवाद या मशीनी अनुवाद जो है उतना कारगर सिद्ध नहीं हो रहा था कि जितना अपेक्षा जिससे की जा रही थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एल्पेक नामक विद्वान ने इस क्षेत्र के लिए जो बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही थी कि मशीन अनुवाद किया जा सकता है और कर सकते हैं, तो उसको लेकर ये चिंतन व्यक्त किया और उसका परिणाम ये हो गया कि ऐसा लगने लगा और ऐसा सामने भी आ गया कि मशीनी अनुवाद कुछ हद तक ही किया जा सकता है, संपूर्णतः नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य की भाषा जो है एक क्लिष्ट विषय है, गहन विषय है। मनुष्य की अभिव्यक्ति के बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, बहुत सारे दिशाएं हो सकती है। उन एंगलों को, दिशाओं को समझना जो है कंप्यूटर के बस की बात नहीं है। लगभग ये बात यहाँ पे सामने आ गई और तब से उस क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी संशोधक हैं, उन्हें जो है मशीनी अनुवाद को संपूर्णता प्रदान करने के लिए प्रयास जारी रखे और आज वो विकसित तौर पर वो मशीनी अनुवाद जो है हो रहा है। अर्थात आज भी मशीनी अनुवाद पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है। मशीनी अनुवाद आज भी विकसनशील है, मतलब विकास की गति में है। पूर्णतः उसका विकास न होने के कारण वो आज भी जो है विकास के पथ पर चल रहा है। तो मशीनी अनुवाद की जो आवश्यकता है उसको लेकर भी मैं थोड़ी सी चर्चा आपके सामने रखूंगा। तो अब तक आपने यही समझा होगा कि मशीनी अनुवाद की मतलब उसका इतिहास क्या है, मतलब मशीनी अनुवाद कब से करना शुरू हुआ, यूरोप से चली हुई ये जो प्रक्रिया है, तो किस प्रकार अनुवाद जो है मशीन के सहारे भी किया जा सकता है। इसकी जब कल्पना विद्वानों के दिमाग में आ गई तब थोड़ी सी बातें इस प्रकार से यहाँ पे मशीनी अनुवाद के संदर्भ में विद्वानों के चिंतन से सामने आती हुई दिखाई देती है। तो इस क्षेत्र में हम इतना मान सकते हैं कि मशीनी अनुवाद की शुरुआत जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और यूरोप में इसको लेकर बहुत बड़े
कल्पनाएं जो है या उस प्रकार का अध्ययन जो है शुरू हो गया और मशीनी अनुवाद को एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन उसी दौरान यूरोप के ही एक एल्पेक नामक विद्वान जो है उन्होंने 1966 में एक रिपोर्ट जो है मशीनी अनुवाद को लेकर उस क्षेत्र में प्रस्तुत की और उसके आधार पर यह भी सामने आ गया कि मशीनी अनुवाद कुछ हद तक या सीमित सामग्री का अनुवाद कर सकता है, लेकिन सब भाषा के सभी तत्वों का, भाषा के संपूर्ण विचार का जो है वहाँ पे अनुवाद वो करने में अभी तक सक्षम नहीं है। तो इसलिए उस क्षेत्र के मशीनी अनुवाद के, यांत्रिक अनुवाद के क्षेत्र के विद्वान आज भी जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इस पर संशोधन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और ये मशीनी अनुवाद का क्षेत्र जो है दिन ब दिन जो है थोड़ा सा अपडेट होता जा रहा है, थोड़ा विकसित होता जा रहा है। आगे हम इसी मशीनी अनुवाद के लेकर जो भी कुछ और बातें जो है मशीनी अनुवाद की हमारे लिए आवश्यकता क्या है, कितनी आवश्यकता है, समस्याएं क्या है, इसको लेकर मैं अगले लेक्चर में उपस्थित रहूंगा। मुझे लगता है कि अब तक मैंने जो भी आपको बताया है मशीनी अनुवाद आरंभ कब हुआ और उसको लेकर विद्वानों के क्या विचार सामने आ गए, वो भी थोड़ी सी बातें आपको समझ में आई होगी। तो अगले लेक्चर में मैं मशीनी अनुवाद की आगे की बातें आपको बताऊँगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।